Hey guys, welcome to our current affairs top 5 series. We will discuss about 20 and 21st मई 2020 करंट अफेयर्स. लेट्स सी इस वीडियो के इन में आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है. और जो कोई भी हमारे इस चैनल से जुड़े नहीं है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. तो हमारे इस वीडियो के लास्ट इन तक बने रहिए. तो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर. हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित NMIS ऑनलाइन डैशबोर्ड में M का क्या अर्थ है. एंड द राइट आंसर इज माइग्रेंट, प्रवासी. 16 मई 2020 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली लॉन्च की. यह प्रवासी श्रमिकों के लिए एक केंद्रीय ऑनलाइन रिपोजिटरी है. यह ऑनलाइन पोर्टल प्रवासी श्रमिकों की सुगम आवाजाही के लिए अंतर्राज्य संचार में मदद करेगा. इस पोर्टल से कनेक्ट ट्रेसिंग में भी मदद मिलेगी. इस रिपोजिटरी में नाम, मोबाइल नंबर, उम्र, डेस्टिनेशन, डिस्ट्रिक्ट, यात्रा की तारीख और मूल जिले जैसे विवरण होंगे. नेक्स्ट है, आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा निर्माण में FDI सीमा की प्रस्तावित सीमा क्या है. एंड द राइट आंसर इज 74%. तो देखिए इसमें जो आप देख रहे हैं FDI का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर रक्षा निर्माण के बारे में जो FDI की जो एक अभी उभर के सामने आई है बात, उसमें कहा जा रहा है कि जो भी सारी FDI यानी विदेशी कंपनी या जो भी कंपनी हो वो अपना 74% हिस्सा लगाएंगे और जो रेस्ट बचेगा वो हिस्सा हमारी गवर्नमेंट लगाएगी. तो इस FDI के थ्रू 74% जो बाहर की कंपनी होंगे, प्राइवेट कंपनी होंगे या विदेशी कंपनी होंगे, जो भी है मेनली, तो वो सारे इन्वेस्ट करेंगे 74%. वित्त मंत्री द्वारा घोषित प्रोत्साहन उपायों में से एक अपनी मेक इन इंडिया पहल के तहत रक्षा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है. अब स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% कर दी गई है. मंत्री ने यह भी घोषणा की सरकार उन हथियारों और प्लेटफॉर्म की एक सूची को अधूसूचित करेगी जिन्हें आयात नहीं किया जाएगा और केवल घरेलू उद्योग से खरीदा जाएगा. हर साल सशस्त्र बलों के परामर्श से इस सूची का विस्तार किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में यह घोषणा की गई थी कि भारत को वैश्विक MRO हब बनाया जाएगा. इस संदर्भ में MRO किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. एंड द राइट आंसर इज विमानन क्षेत्र, एयरविंग्स क्षेत्र से. हाल ही के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में वित्त मंत्री की घोषणा की कि सरकार भारत को विमान के वैश्विक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल MRO हब बनाने के लिए कदम उठा रही है. विमान पुर्जों की मरम्मत और एयरफ्रेम रखरखाव 3 वर्षों में 800 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपये से पहुंचने की उम्मीद है. भारत इस अवसर का उपयोग कर सकता है दुनिया के प्रमुख इंजन निर्माताओं को भविष्य में भारत में इंजन मरम्मत की सुविधा स्थापित करने की उम्मीद है. मंत्री ने सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP के आधार पर 6 और हवाई अड्डों की नीलामी की भी घोषणा की है. नेक्स्ट है, आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में बिजली वितरण कंपनी को किस क्षेत्र में निजीकृत किया जाना प्रस्तावित है. एंड राइट आंसर इज केंद्र शासित प्रदेश. आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखा है कि केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युत वितरण कंपनियां डिस्कॉम का निजीकरण किया जाएगा. अब तक दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास निजी बिजली डिस्कॉम है, जैसे कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के BSE और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन. इससे पहले विद्युत अधिनियम 2003 के मसौदा संशोधन की घोषणा की गई थी जिसमें बिजली वितरण में निजी भागीदारी का प्रस्ताव भी शामिल था. नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक साथ शांतिपूर्ण रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है. एंड द राइट आंसर इज 16 मई. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति, सहिष्णुता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से 16 मई को एक साथ शांतिपूर्ण रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था. हर साल 16 मई को एक साथ शांतिपूर्ण रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है. नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर प्रशासन की अधिसूचना के अनुसार अधिवास के लिए पात्र होने के लिए जम्मू कश्मीर में निवास की न्यूनतम अवधि क्या होगी. एंड द राइट आंसर इज 15 ईयर्स. जम्मू कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स 2020 को अधिसूचित किया
सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 15 डेज की समयावधि होगी, जिसके बाद आवेदक अपीलीय अधिकारी से संपर्क कर सकता है। वे सभी लोग जो 15 वर्षों से जम्मू कश्मीर में निवास करते हैं या उन जिन्होंने 7 वर्षों तक अध्ययन किया है और वे कक्षा 10वीं या 12वीं की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, जम्मू कश्मीर में 10 वर्ष तक सेवाएं देने वाले सरकारी अधिकारियों के बच्चे भी इसके पात्र हैं। अब पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी, WPR, स्वच्छता कार्यकर्ता और जम्मू कश्मीर के बाहर विवाहित महिलाओं के लिए बच्चे भी डिमोशाल सर्टिफिकेट के लिए पात्र होंगे। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के सबसे शक्तिशाली 12,000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया है? एंड द राइट आंसर इज एल्स्टॉम। भारतीय रेलवे ने पहले 12,000 HP इलेक्ट्रॉनिक इंजन का परिचालन किया। इस लोकोमोटिव का निर्माण मेक इन इंडिया पहल के तहत फ्रांसीसी कंपनी एल्स्टॉम द्वारा किया गया था। इस लोकोमोटिव का निर्माण बिहार के मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में किया गया है। यह 120 किलोमीटर पर आवर की अधिकतम स्पीड पर 6,000 टन का भार उठाने में सक्षम है। इस लोकोमोटिव का निर्माण 74% और 26% के भारतीय और फ्रांसीसी हिस्सेदारी के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय इस्पात संघ ISA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एंड द राइट आंसर इज दिलीप ओमन। आर्सेल मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के CEO दिलीप ओमन ने इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। इससे पहले टाटा स्टील के प्रबंधक निदेशक TV नरेंद्र ने ISA के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। एक असाधारण बोर्ड की बैठक में अगले 2 वर्षों के लिए दिलीप ओमन को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट है, फिलिस्तीन शरणार्थी के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एंड द राइट आंसर इज अम्मान। 19 मई 2020 को भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण में मदद करने के लिए UNRWA संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को $2 मिलियन की राहत सहायता प्रदान की। इस सहायता राशि का उपयोग शरणार्थियों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सहित मुख्य कार्यक्रमों में किया जाएगा। 2019 में भारत ने UNRWA में अपना वार्षिक योगदान 2016 में $1.25 मिलियन से बढ़ाकर 2019 में $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया था। 2020 में भारत ने $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर को अतिरिक्त योगदान दिया। इसने भारतीय को UNRWA के सलाहकार आयोग में सदस्य बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस्तीफा देने वाले थॉमस थॉबिन किस देश के प्रधानमंत्री थे? एंड द राइट आंसर इज लेसोथो। दक्षिण अफ्रीकी देश लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थॉबिन ने औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उनकी गठबंधन सरकार गिरने के बाद 80 वर्षीय प्रमुख ने इस्तीफा दे दिया है। वह ऑल बेशोथो कन्वेंशन ABC पार्टी के नेता हैं और उन पर पद से हटने के लिए दबाव डाला जा रहा था, क्योंकि उन्हें और उनकी वर्तमान पत्नी के एक हत्या के मामले में शामिल होने का संदेह है। इस कदम से देश में लंबे समय से जारी राजनीतिक संकट खत्म हो जाएगा। थाबिन की जगह वित्त मंत्री मोसेट्सी माजेरो लेंगे। नाउ क्वेश्चन ऑफ द डे इज हियर, किस संस्था ने कोरोना अध्ययन श्रृंखला प्रकाशित की जिसका शीर्षक है साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज का हमारा टॉप 10 करंट अफेयर्स का पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड ऑल ऑफ यू।